Hi everyone, welcome to Pragyan IAS. We will start with the third part of CSAT PYQ series. Okay. So here I have selected 19 questions. So we will discuss these 19 questions. 80 questions I have selected these 19s and we will focus because most of the paper, like if we define the difficulty level of any exam, so I have selected those questions, like some students they face difficulty in solving them. Okay. So this is the first question on my screen. In a rare coin collection, there is one gold coin for every 3 non-gold coins. 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of the gold coins to non-gold coins will be 1/2. Based on the information, the total number of coin in the collection now becomes. तो सिंपल सी चीज है, इसमें इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है। द फर्स्ट है कि 1 गोल्ड कॉइन्स के साथ साथ हमारे पास क्या है, 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स होंगे। अगर हमारे पास एक गोल्ड का कॉइन्स है तो हमारे पास कितने नॉन गोल्ड होंगे, 3 होंगे। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर मैंने 10 गोल्ड कॉइन्स और ऐड कर दिए तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा गोल्ड अपॉन नॉन गोल्ड का। ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताने कलेक्शन में कितने हैं, इस कलेक्शन में कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास है। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक और गोल्ड कॉइन्स रखूंगा तो मेरे पास कितने नॉन गोल्ड और होंगे, इसमें 3। ठीक है। ऐसे ही करते करते अगर मेरे पास ये गोल्ड कॉइन्स कितने हैं, n है, तो ये कितने होंगे मेरे पास, 3n होंगे। सिंपल होंगे नहीं। अब 10 कॉइन्स और ऐड कर दिए गए गोल्ड के। ठीक है। तो गोल्ड के कितने कॉइन्स हो गए मेरे पास, n + 10। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नॉन गोल्ड कॉइन्स कितने थे, पहले 3n थे। अब उसमें तो हमने कोई एडिशन नहीं किया, सिर्फ गोल्ड के कॉइन्स को ऐड किया हमने। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा, 2n + 20 = 3n। ठीक है। तो n, ये 2n इस साइड चले जाएगा तो ये क्या आ गया, n = 20। इसका मतलब मेरे पास गोल्ड कॉइन्स कितने हैं, 20 थे पहले, और अब कितने हैं, पहले 20 गोल्ड कॉइन्स थे तो नॉन गोल्ड कितने हो गए, 3n 60, और 10 कॉइन्स मैंने और ऐड कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, 90। आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि एक गार्डनर ने 1000 प्लांट्स लगा दिए, तो ही वांट टू प्लांट देम इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स द सेम। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसे रो और कॉलम है, मेरे पास ये रो होगी, ठीक है, मान लो 4 है, ऐसी फिर इतनी ही कॉलम होनी चाहिए। ठीक है। इतनी फिर कॉलम होनी चाहिए, इस तरीके से लगाना है। तो इन पॉइंट्स पे लगाना है ऐसे। तो ऐसे में अगर ये पे n लगा दूं, n रो लगा दूं, तो कॉलम कितनी होगी मेरे पास, n ही कॉलम होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। n रो है तो n कॉलम होनी चाहिए, क्योंकि ये दिया गया है सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, रिमेन्स द सेम। ये सेम है दोनों। ठीक है। तो अब अगर मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स होगी, 3 रो और 3 कॉलम में अगर लगा के चलूंगा तो कितने आएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितने आएंगे, 3 × 3 आएंगे ना, 9 आएंगे। देखोगे काउंट करके 9 आएंगे। तो कर सकता हूं मैं इसको 3 का स्क्वायर, तो मैं इसको कर सकता हूं n का स्क्वायर। ठीक है, कर सकता हूं। तो अब मेरे को क्या गिवन है कि 1000 प्लांट्स उसके पास ऑलरेडी है, और उसको कितने चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए कि ये प्रॉपर एक स्क्वायर बन जाए। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या बताना है कि n का स्क्वायर जो 1000 के पास हो, बिल्कुल 1000 तो n का स्क्वायर नहीं बनता। तो अगर मैं 30 देखूं तो 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है। ऐसे 35 का क्या होता है, 1225। ठीक है। तो समवेयर इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ऐसे ही अगर मैं 32 का देखूं तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है। और 1000 मेरे पास है, 31 का क्या होगा, 961। तो इससे तो बड़ा हो गया, इससे तो बड़ा चाहिए। 1000 तो उसके पास है, उसको एक्स्ट्रा चाहिए। तो मिनिमम कितने चाहिए उसको, भाई 1024 होता है 32 का स्क्वायर। 32 रोज और 32 कॉलम्स हो सकती है हमारे पास। ठीक है। 1000 हमारे पास प्लांट ऑलरेडी है, तो 32 का स्क्वायर होने के लिए कितना और ज्यादा चाहिए, उसको 24 एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, कोई भी नंबर उसके एंड में 5 आ रहा है, मानो 45 आ गया, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 4 में +1 करेंगे,
और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में +1 करने के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 20। ठीक है, और इस 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। ऐसे ही अगर मैं 85 का करूं तो क्या आएगा, 8 में 9 से मल्टीप्लाई 72 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आ गया। और अगर कोई भी नंबर 100 से छोटा है, ठीक है, 50 से बड़ा है, तो मानो 98 है, तो 98 का स्क्वायर करना है, तो कितना 100 से इसमें कम है उतना और कम कर देंगे, मतलब 98 में 2 कम है 100 से, तो 2 और कम कर देंगे 96, और फिर जितना भी कम है उसका स्क्वायर करते हैं 04। इस तरीके से समझ में आ रहा है। और आगे समझाऊंगा इसको धीरे धीरे। अभी इतना याद रखो, मान लो अगर मैं 94 का कहूँ तो 6 कम है और 6 और कम कर दिया 888 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A sum of 700 rupees has to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance। तो हमें कितने रुपए देने, 700 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। If each prize is ₹20 less than its preceding price, सभी प्राइस के 20 रुपए कम है उससे प्रीसीडिंग प्राइस से, देन व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर सबसे पहला जो प्राइस है वो P है, तो अगला जो प्राइस होगा वो P - 20 होगा, उससे अगला जो होगा P - 20 - 20 होगा, तो फिर ऐसे P - 20 - 20 - 20 होगा। तो सारे प्राइजेस ऐसे है, समझ में आ रहा है। अगर फर्स्ट का ये है तो सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये, समझ में आ रहा है। और इन सब का समेसन, इन सब का जितने भी प्राइजेस है, इन सब का समेसन कितना होना चाहिए, कितना गिवन है, 700 रुपीज, क्योंकि ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है। समझ में आया। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, ऐसे ही मैंने आपको पहले बताया था, पिछले 2011 की सीरीज में बताया था, अगर मेरे पास कोई भी सीरीज है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ये चीज होती है, Sn = n/2 2a + के n-1 × d। ठीक है, ये होती है। अभी मेरे पास Sn है 700, तो मैं रख सकता हूं यहाँ पे n कितना है, n हमें पता नहीं, /2, 2a कितना है 2p, ठीक है, प्लस के n-1 पता, n पता नहीं हमें, और d कितना है -20। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसमें क्या गिवन है कि गिवन 7 कैश प्राइजेस, तो प्राइस भी हमें पता है 7 है, तो n की वैल्यू भी पता है, हमें सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। इसकी इक्वेशन को अगर मैं यहां रखूं, 700 = 7/2 2p - 120, 7 - 1 6, 6 × 20 120। ठीक है, तो ये 7 से 100 आ जाएगा, 200 = 2p - 120, तो 320 = 2p, मतलब p आ गया कितना, 160। ठीक है, अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू बतानी है, तो सबसे कम क्या होगी, an = a + के n-1d। ये दोनों चीजें मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताई थी। ठीक है, a पता है 160, n कितना है 7, -1 6, d पता है -20, क्योंकि 20 कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 20 से कितना, -120, और 160 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आउट ऑफ 120 एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट, 120 एप्लीकेशन आई किसी भी पोस्ट के लिए, 70 आर मेल, 80 हैव अ ड्राइवर लाइसेंस, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास 120 है, एप्लीकेशन है 120। ठीक है, मैन की कितनी है, 70, तो वुमेन की कितनी होगी, 50, ऑब्वियस है। ठीक है, 80 है वो ड्राइवर लाइसेंस, तो 80 के पास क्या है, लाइसेंस है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रेशियो कितना होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस। इनके पास, इनमें से कितने लोग मिनिमम के पास लाइसेंस हो सकता है, कम से कम कितने के पास लाइसेंस हो सकता है, और मैक्सिमम कितने के पास हो सकता है। मिनिमम तो तब होएगा ना इसमें, जब इन सब के पास होगा तो तब इनके पास मिनिमम होगा। मानो अगर इन 50 को हमने लाइसेंस दे दिया तो हमारे पास 30 बचा, तो 30 इनके पास होगा, तो ये मिनिमम होगा। अगर इसमें से किसी एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, ठीक है, मान लो इसमें से 40 के पास लाइसेंस नहीं है, तो मतलब इसमें से 10 के पास लाइसेंस नहीं है, 40 के पास है, तो वो जो बचे हुए 40 है वो यहाँ से आएंगे, तो मिनिमम कितना, 30 होगी। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब इन सबके पास लाइसेंस हो, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 70 के पास, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और अब इनका मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो बताना है, तो 30/70 बताना है। ठीक है,
3/7, सिंपल। आ गया ना समझ में? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ गैरिसन देयर वाज अ फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं कि हमारे पास सोल्जर है, हमारे पास फूड है और 1000 सोल्जर्स है हमारे पास, 1 महीने तक वो खाना खाएंगे, तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक है, अब हम एक सोल्जर को हर रोज क्या देंगे? एक पैकेट में पैक करके देंगे, एक पैकेट देंगे, एक लंच बॉक्स टाइप में। ठीक है, तो एक सोल्जर को कितनी बार लंच बॉक्स मिलेगा? वो 30 बार मिलेगा। ठीक है, और कितने सोल्जर है हमारे पास? 1000। तो हमारे पास टोटल कितने लंच बॉक्स है ये देख सकते हैं कि हमारे पास 1000 सोल्जर है और 30 दिन तक फूड मिलेगा, तो कितने लंच बॉक्स हो गए हमारे पास? इतने हो गए 30,000, 30,000 के आसपास लंच बॉक्स हो गए। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि आफ्टर 10 days 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द गैरिसन, हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड। अच्छा, सिंपल सी बात है कि 10 दिन तक इन 1000 ने खाया, तो इन्होंने कितने लंच बॉक्स खत्म किए होंगे? 1000 इंटू 10 days तक खाया, तो 10,000 खत्म। ठीक है, अब बचे कितने हमारे पास? 20,000 बचे। अब हमारे पास सोल्जर्स कितने हैं? 20,000, क्योंकि 1000 पहले थे और 1000 और ऐड हो गए, तो 2000 सोल्जर हो गए हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सोल्जर्स कितने हैं? 1000 पहले थे, 1000 और ऐड हो गए। ठीक है, तो 2000 सोल्जर्स हो गए। अब नंबर ऑफ डेज कितने दिन तक खाएंगे? n इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, हमारे पास सोल्जर्स कितने हो गए? 2000। कितने दिन तक वो लंच बॉक्स खाएंगे वो देखना, कितने लंच बॉक्स हो रहा है वो देखना हमें, और 20,000 टोटल लंच बॉक्स है। ठीक है, तो n कितना आ गया हमारे पास? 10। तो 10 डेज तक और खाएंगे वो। ठीक है, एक आदमी को 10 लंच बॉक्स मिल सकते हैं मैक्सिमम, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया ना? अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताना, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से दोबारा कराऊंगा। ठीक है, ये क्या कहता है कि द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days। अगर मानो उसकी मोटरसाइकिल में P पेट्रोल है और वो 10 दिन तक चलता है। ठीक है, इफ ही स्टार्ट्स यूजिंग 25% मोर एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल द टैंक फुल पेट्रोल लास्ट। तो ये कह रहा है कि अगर 25% उसने एक्स्ट्रा यूज करता है वो हर रोज, तो कितने दिन तक चलेगा? मान लो अगर उसके पास P पेट्रोल यूज करता था तो वो कितने दिन तक चलता था? P पर डे यूज किया उसने, हर रोज कितना यूज किया? P अमाउंट, और 10 डेज तक वो लास्ट किया, तो टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल कितना है? 10P। ठीक है, ठीक है, अब उसने पेट्रोल क्या किया? 25% एक्स्ट्रा कर दिया यूज, तो P से 25% बढ़ा के कितना करेंगे? 125/100 इंटू P। ठीक है, अब इतना यूज कर रहा है वो हर रोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है भाई, पेट्रोल टैंक में तो उतना ही पेट्रोल आएगा ना जितना पहले था, अभी भी उतना ही आएगा। अब वो यूज ज्यादा कर रहा है तो नंबर ऑफ डेज में जल्दी खत्म हो जाएगा। आप सिंपल से सोच के चलो कि मैंने एक बाइक में तेल ज्यादा डलवाया, अपनी बाइक को फुल कराया, और अब मैं बाइक को लेके जा रहा हूँ 10 किलोमीटर पर डे, तो 10 किलोमीटर में वो खत्म हो रही है 10 दिन में। अब मैंने क्या किया? मैंने बाइक को 15 किलोमीटर चलाना स्टार्ट कर दिया, तो वो अब भी 10 दिन तक रहेगा उसमें तेल, अब जल्दी खत्म हो जाएगा। जितना ज्यादा यूज कर रहे हो उतना जल्दी खत्म होएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। सिंपल इक्वेशन है, P से P कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 5 4 2, तो ये आ गया n इक्वल्स टू 8। तो 8 डेज तक अब वो पेट्रोल लास्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 hours। एक पर्सन वॉक करके गया प्लस उसने ड्राइव आते टाइम ड्राइव किया, कितने टाइम में आया? 6 hours में। 6 घंटे लगे उसको वॉक करके जाने में और ड्राइव करके वापस आने में। ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वेज इन 10 hours। अच्छा, वॉक कर सकता है, जाते टाइम भी वॉक किया प्लस आते टाइम भी वॉक किया, तो टोटल टाइम कितना दिया उसने? 10 hours। ठीक है, इसका मतलब वॉक करते हुए जाते हुए अगर वॉक करके जाता तो 5 hours लगते उसको, 5 घंटे लगते। 5 घंटे फिर वॉकिंग करके आया तब लगे उसको, दोनों तरफ 5-5 घंटे हो गया। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वॉक करने में 5 घंटे लगे, तो ड्राइव में कितना टाइम लगेगा? टोटल 6 घंटे लगे ना उसको, तो यहाँ से आ गया ड्राइव करने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। ठीक है, एक साइड का।
अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ द वेज, अगर वो जाए भी और वापस आए भी, गया और फिर वापस आया तब उसको कितना टाइम लगेगा। तो ड्राइव करने में एक साइड में कितना टाइम लगा, 1 घंटा, तो दूसरी साइड में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, 1 घंटा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको जाने में और आने में, 2 घंटे। समझ में आया? ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये मैट्रिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इनमें हमें एक काइंड ऑफ रिलेशन सेट करना है पूरी इक्वेशंस में। जितने भी मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमें एक रिलेशन सेटअप करना है, जितने भी नंबर्स हैं उनमें सब में। ठीक है, अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में देखूं तो हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं 3 में और 7 में और 370 में कोई रिलेशन देखूँ, अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 एक एक बढ़ रहा है, ऐसे ही 7 6 एक एक घट रहा है। ठीक है, x पता नहीं हमें, इनमें ऐसा कोई रिलेशन आ नहीं रहा है, और इनमें सेटअप करके देखना एक बार, इन दोनों में देखते हैं। तो 340 370 के अराउंड 7 का कुछ होता है क्या? अगर मान लो मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो 49, और मैं 7 का अगर क्यूब करूँ तो 349 आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ना। 343 में और 370 में कितना डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है। ठीक है, 27 क्या कुछ 3 से आता है? हाँ, 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये दिख रहा है मेरे को। अब ऐसा मैं दूसरे में करके देखता हूं कि 6 का क्यूब अगर मैं करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 216 आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 8 आएगा। 8 और 216 कितना, 224 होता है। हाँ यार, ये तो काइंड ऑफ रिलेशनशिप सेटअप हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले में देखूं तो 1 का क्यूब करूं तो ये 1 आ रहा है मेरे पास। तो ऐसा क्या है, इसमें से 1 माइनस करूं तो मेरे पास 729 आया। तो 729 किसी का क्यूब होता है, किसी का क्यूब होता है? हाँ, 9 का क्यूब होता है, होता है। तो आंसर कितना होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 9 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। ये क्या कहता है कि हमारे पास 4 कार्स हैं, उनकी हायरिंग हुई है कितने रुपए में, 6 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, प्लस द कॉस्ट ऑफ डीजल एट ₹40 पर लीटर। इसके अलावा जो डीजल की कॉस्ट होगी वो कितनी है, 40 रुपीज लीटर के हिसाब से, और वैसे हायरिंग कितनी है, 6 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि कंसिडर द डिटेल्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। डिटेल्स कुछ गिवन है हमारे पास कार कितनी है, A B C D। ठीक है, माइलेज कितना है, 8 का, 10 का, 9 का और 11 का माइलेज, और हमारे पास कितने टाइम तक वो रही, 20 आवर्स। ठीक है, 20 आवर्स, 25 आवर्स, 24 आवर्स, 22 आवर्स। ठीक है, टोटल पेमेंट कितनी हुई है, इतनी हुई है। अगर मैं मान के चलूं कि कार A ने कोई डिस्टेंस कवर किया है 1 किलोमीटर, कार B ने की है B किलोमीटर, ठीक है, C ने की है C किलोमीटर, और D ने की है D किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो इसके हिसाब से टोटल पेमेंट जो A को मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए, A को कितनी मिलनी चाहिए, 6 पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, 6 इंटू A प्लस डीजल की कॉस्ट कितनी है, 40 इंटू माइलेज कितने का है, A/8। ठीक है, ठीक है, और टोटल पेमेंट कितनी है, 2120। ओके, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इससे मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो A की वैल्यू इसको निकाल देंगे, कितनी आएगी, 85, 5 है, 11 है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9.63, 212/11। ठीक है, तो A की एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, A की एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा, ये, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 220। ठीक है, तो ये समवेयर कितना होगा, 9.63। तो हमारे पास A की एवरेज स्पीड आ गई, कितनी आ गई, 9.63। ठीक है, इसी तरीके से मैं B की भी कर सकता हूं, B की अगर टोटल डिस्टेंस B है, B कवर की है उसने, तो उसके लिए अमाउंट निकाल सकता हूँ, 6 इंटू B प्लस के 40 इंटू B/10 इक्वल्स टू पेमेंट कितनी, 1950। ठीक है, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस कवर होगी तो टोटल टाइम कवर हो गया,
तो यहां से एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऐसे बी की एवरेज स्पीड कितनी आएगी, अगर ये वैल्यू हमारी 195 आ गई तो 25 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड 7.8। ऐसे ही हम सोल्व करेंगे, सी की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो सी की एवरेज अगर आ जाती है हमारी 8.23, ठीक है, और ऐसी डी की, तो डी की आएगी 8.54। ये वैल्यू आपको निकाल देनी है, ठीक है, ये तीनों वैल्यू आपको निकाल देनी है। तो आंसर क्या है कि विच कार मेंटेन द मैक्सिमम एवरेज स्पीड, मैक्सिमम एवरेज स्पीड किस कार की है, तो 9.63 किसका है, ए का मैक्सिमम है, ठीक है। सबसे कम अगर पूछा होता तो किसकी होती, बी की 7.8, ठीक है, ए की मैक्सिमम है। आंसर क्या होगा हमारा, कार ए। गुड, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर कर सकते हैं इसको भी हम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। एग्जामाइन द फॉलोइंग 3 फिगर्स इन विच द नंबर फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न, द मिसिंग नंबर इन द थर्ड फिगर गिवन बिलो। तो यहां पे बताना हमारे कौन सा नंबर आएगा। अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो इनमें कोई रिलेशनशिप आ रहा है, अगर मैं 14 से इसको डिवाइड करूं तो हाँ 14 7 से डिवाइड होता है, और ये भी 7 से होता है, 14 6 जैसे डिवाइड होता है, ठीक है, और ये होता है 7 से, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं 18 से 81 नहीं डिवाइड होता, लेकिन 9 से होता है, 9 9 जा, ऐसे इसको देखो 8 से होता है डिवाइड, ठीक है। तो 7 में और 14 में क्या रिलेशन है 7 को डबल करेंगे तो 14 आएगा इसको डबल करके, ऐसे 9 को डबल करेंगे तो 18 आएगा, ऐसे 8 को डबल करेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप दिख रही है ना, इसमें जो फिगर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमें ऐसे ही कोई रिलेशनशिप सेटअप करनी है कि किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके -1 या -2 करके भी देख सकते हैं, या एडिशन करके भी देख सकते हैं, या दोनों डिजिट का अलग अलग स्क्वायर करके भी ऐड कर सकते हैं। मान लो अगर ऐसा होता 1 2 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे 27 है 2 4 53, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसी इस काइंड की रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 4 फ्रेंड्स है हमारे पास ए बी सी डी, वो अपने पैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में, ठीक है। किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ए को पैसे जो मिलेंगे, ए गेट्स 1 लेस देन बी, तो बी को जो पैसे मिले उसमें से अगर ए 1 माइनस करेंगे तो ए को मिले, मतलब ए को बी से कम पैसे मिले, कि बी में से कुछ घटाने पड़े तब ए को मिले, ठीक है। तो ए को कम पैसे मिले बी से, अगर बी के पास बी को 5 मिले तो 5 में से 1 गया, ए को कितने मिलेंगे 4, तो ए को कम मिले बी से, देखा जाए तो ए को बी से कम मिले, सिंपल, ठीक है। फिर ये कहता है कि सी गेट्स 5 मोर देन डी, तो जो डी के पास थे उसमें 5 जोड़े तब सी को मिले, इसका मतलब है कि सी को डी से ज्यादा पैसे मिले, ठीक है। डी गेट्स 3 मोर देन बी, डी गेट्स 3 मोर देन बी, तो मतलब कि डी को जो मिले वो बी से ज्यादा मिले, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आ रही है ना एक चीज, कि यहां पे मैं डी लिख सकता हूं, ठीक है, फिर यहां पे मैं सी लिख सकता हूं, तो ये इक्वेशन आ रही है ना हमारी। तो ये पूछ रहा है कि हु गेट्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट, तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई तो सबसे कम पैसे किसको मिले, बताओ सबसे कम किसको मिले होंगे, ए को, ए से ज्यादा बी को, बी से ज्यादा डी को, डी से ज्यादा सी को। इक्वेशन दिख रही है ना, ये तो आसान है, समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्या कहता है कि हमारे पास 5 पीपल्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई, दे आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल, वो एक राउंड टेबल के अराउंड बैठे हुए ऐसे 5 लोग हैं, ऐसे 2 3 4 5, तो 5 पीपल्स हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर, सब बराबर की दूरी पे। ये क्या कहता है कि सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, अगर मानो यहाँ पे ए बैठा है तो सी या तो यहाँ पे है या सी यहाँ पे है, ए के एडजेसेंट है, नेक्स्ट है एकदम से, ठीक है। ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए इज सीटेड, सी सीटेड नेक्स्ट, और ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो अगर डी यहाँ है, डी यहाँ है तो डी से 2 सीट्स छोड़ के ए बैठा है, ठीक है। तो डी या तो यहाँ हो सकता है, तो डी या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ठीक है। और B इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो B इन दोनों में से तो कोई सी पे नहीं है, तो या तो यहां पे है या यहां पे है, ठीक है, ठीक है। डी बी आ गया हमारे पास, सी आ गया, ए बी सी डी, और यहां पे ई आ जाएगा,
इन दोनों में से किसी पे भी, ठीक है। तो सभी के लिए हमारे पास ऑप्शंस आ गए। तो अभी क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी। तो डी इज नेक्स्ट टू बी, बिल्कुल सही बात है। अगर डी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे होगा, और अगर डी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे होगा, तो दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट है, ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ये भी सही बात है भाई। अगर सी यहाँ पे है तो यहाँ पे ई होगा, ई नेक्स्ट हो गया ए के, और अगर यहाँ पे सी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे होगा, वो भी नेक्स्ट है ए के, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये समझ में आया नहीं फिगर कैसे ड्रॉ की मैंने। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते एक बार। गीता इज ऑल्डर देन हर कजन मीना, गीता क्या है, बड़ी है मीना से, ठीक है। मीना ब्रोदर बिपिन इज ऑल्डर देन गीता, मीना का ब्रोदर क्या है, बिपिन है, बिपिन क्या है, वो बड़ा है किससे, गीता से, ठीक है, ठीक है। When Meena and Bipin visit to Geeta, when Meena and Bipin they visit Geeta, they like to play chess. जब ये दोनों गीता के पास आते हैं तो क्या गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, सही है। मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता, मीना मोर ऑफन गेम, अक्सर गेम मीना जीत जाती है गीता के मुकाबले कंपैरेटिवली, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन 4 conclusions as given below have been made, which one of these logically follows from the information given below। अभी इसमें से हमें इंफॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। While playing chess with Geeta and Meena, Bipin often loses। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये कह रहा है कि गीता और मीना अगर दोनों गेम खेल रहे हैं तो मीना ऑफन गेम जीतती है, अक्सर मीना गेम जीत जाती है, ठीक है, ओके। गीता इज द ओल्डेस्ट अमंग द 3, बिपिन की तो बात ही नहीं हुई थी ना इसमें कि बिपिन जीतता है या हारता है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत होनी चाहिए। गीता इज द ओल्डेस्ट अमंग द 3, सबसे बड़ी कौन है, गीता, नहीं, बिपिन बड़ा है गीता से, ये तो स्टेटमेंट गिवन है, बिपिन इज ओल्डर देन गीता, गिवन था ये तो, ठीक है। मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द 3, मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द 3, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसको समझ सकते हैं ना, इसका आंसर क्या है फिर हम, आसान क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये क्या कहता है कि देयर आर 5 हॉबी क्लब्स हैं इन अ कॉलेज, कितने, 5 हॉबी क्लब्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी हॉबी है, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डनिंग, तो 5 होगी। द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, जो गार्डनिंग वाला ग्रुप होता है वो हर सेकेंड डे मिलता है, मतलब आज मिला तो कल नहीं मिलेगा, और फिर परसों मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर एक दिन छोड़ के मिलेगा, तो इस तरीके से मिलता है, ठीक है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट्स एवरी थर्ड डे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो 2 दिन नहीं मिलेगा, थर्ड डे मिलेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। द चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे, तो चेस वाला क्या है कि 4th डे मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, फिर चौथे दिन मिलेगा, फिर ऐसे 3 दिन नहीं मिलेगा, फिर चौथे दिन मिलेगा, ठीक है। द याचिंग ग्रुप मीट्स एवरी 5th डे, तो याचिंग वाला क्या है कि 5वें दिन मिलता है, अगर याचिंग वाला आज मिला तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं मिलेगा, 5वें दिन मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कितने हॉबी ग्रुप थे, 5 थे। 5वां क्या है, फोटोग्राफी ग्रुप, दे मीट्स एवरी 6th डे, तो जो फोटोग्राफी वाला है वो 6ठे दिन मिलेगा, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन नहीं मिलेगा, तो 6ठे दिन मिलेगा वो, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास 6 ग्रुप हो गए। हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल 5 ग्रुप्स दे मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज, तो 180 दिन के अंदर अंदर ऐसे कितने दिन होंगे, अगर वो पहले दिन सारे एक साथ स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कितने दिन होंगे कि वो सारे के सारे आपस में मीट करेंगे, मतलब हर कितने दिन बाद वो आपस में मीट करेंगे। तो अगर वो पहले दिन सब मीट करते हैं तो क्या क्या दिन था कि यार, सेकेंड डे, थर्ड डे, 4th डे, 5th और 6th डे, ठीक है। अब सिंपल सा एम का एलसीएम निकाल देता हूं इन सारों का, क्योंकि वो नंबर जो सबसे डिवाइड होगा, इन तीनों इन 5 से डिवाइड होगा, उस दिन ये सारे मिलेंगे। और वो मिनिमम नंबर क्या होगा कि अगर मैं कोई भी नंबर बता दूं कि भाई 8 से 10 दिन बाद सब मिलेंगे, तो 10 दिन जो है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी और 6 से भी, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। 60 सबसे डिवाइड करता है, ठीक है, सबसे डिवाइड करेगा। अगर ये फर्स्ट डे मिले थे तो 60 डे वाले दिन भी मिलेंगे, और फिर 120 डेज वाले भी दिन मिलेंगे, और विद इन बताना 180 दिन के अंदर अंदर बताना है, तो 3 बार मिल चुके होंगे,
60वें दिन में देंगे, 120वें दिन में देंगे और 180वें दिन में देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना है? 60 आया। अब 60 आ गया इसका एलसीएम, तो हर 60th डेथ पे ये मिलेंगे, हर 60वें दिन पे ये मिलेंगे, हर 60th डेज पे ये मिलेंगे, हर 60वें दिन पे मिल रहे हैं सभी ये। तो जब 60वें दिन पे मिल रहे हैं तो हमें विद इन 180 डेज बताना है कि कितनी बार मिले। तो 60वें दिन मिलेंगे, फिर 120वें दिन मिलेंगे, फिर 180वें दिन मिलेंगे। तो कितनी बार मिले टोटल? ये 3 बार मिले। तो आंसर समझ में आ गया? समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम वैसे कर सकते हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, कंक्लूजन निकाल के। इसको करने का ट्राई करो, अगर होता है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको करा देता हूं, और कमेंट में मेंशन करना है कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन मतलब एक सिंपल तरीके से करके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि 7 मैन है, ABCDEFG, दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू इन दैट ऑर्डर। किसी ऑर्डर में ये 7 लोग खड़े हैं क्यू में। ईच वन इज वेयरिंग अ कैप ऑफ डिफरेंट कलर लाइक वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो 7 कलर की ये कैप है इनके पास। ठीक है, ठीक है। D is able to see in front of him green and blue, but not violet. D is able to see in front of him green and blue, but not violet. तो ये क्या कर रहा है कि D कहीं पे खड़ा है और D को क्या क्या कलर दिख रहा है? ग्रीन भी दिख गया और ब्लू भी दिख गया। ठीक है, बट कौन सा कलर नहीं दिखा? वायलेट। इसका मतलब वायलेट उससे पीछे है। समझ में आया ना कि भाई जो कलर उसको दिखा वो उसके आगे होगा और जो नहीं दिखा उसके पीछे होगा। ऐसे ई को कौन कौन सा कलर दिख रहा है? ई कैन सी वायलेट एंड येलो। तो ई को ये भी दिख गया, तो ई इससे पीछे है इसका मतलब, और येलो भी कहीं ना कहीं ऐसे आगे ही होगा। ठीक है, ई यहां पे होगा। ठीक है, फिर ये क्या कहता है? बट नॉट रेड, तो ई के बाद रेड होगा। ठीक है, जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज, तो ऑरेंज सबसे पीछे होगा। ठीक है, मतलब अगर 7 लोग ऐसे खड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जो छठा होगा ऑरेंज वाला ये हो गया। ठीक है, और जी यहां पे होगा क्योंकि उसे सारे कलर दिख रहा है, ऑरेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है, ई इज वियरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप। ई के पास कौन सी है? इंडिगो है। ई के पास इंडिगो है। ठीक है, और देन द कलर ऑफ द कैप दैट इज वॉर्न बाय एफ इज, एफ वाली हमें बतानी है कि कौन सी कलर की एफ की कैप होगी। ठीक है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि हमारे पास 7 मैन है, ABCDEF ठीक है, दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू इन दैट ऑर्डर। मतलब ऐसे कोई ABCDEFG खड़ा है, एक लाइन में ऐसे खड़ा है, ABCDEFG ऐसे खड़े हैं। ठीक है, तो सभी क्या कैप पहन रहे हैं और डिफरेंट कलर्स के। क्या क्या कलर्स है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, D is able to see in front of him green and blue। तो D को कौन कौन सी दिख रही है? ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इनमें से कोई सी के पास ग्रीन और ब्लू है। ठीक है, बट नॉट वायलेट, तो वायलेट इससे D से पीछे है। ठीक है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि E कैन सी वायलेट एंड येलो। E को वायलेट भी दिख रही है और येलो भी दिख रही है, बट नॉट रेड। E से पीछे कहीं ना कहीं रेड है। ठीक है ना। जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज, तो जी को सारी कलर की कैप दिख रही है अदर देन ऑरेंज, तो जी के सर पे कौन सी है? ऑरेंज है। ठीक है, इसके सर पे ऑरेंज है, इसको सिर्फ यही नहीं दिख रही। ठीक है, डी को वायलेट नहीं दिख रही, तो डी के सर पे भी हो सकती है वायलेट। रेड डी से पीछे है। ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड। ई को वायलेट दिख रही है और डी को वायलेट नहीं दिख रही, तो उसका मतलब वायलेट यहाँ पे है। ठीक है ना, ये तो हो गया यहाँ से। ई कैन सी वायलेट एंड येलो, येलो भी से आ गया कहीं ना कहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं येलो भी है। ठीक है, इन तीनों के पास ही, इसके पास डी के पास वायलेट पक्का हो गया, इसके पास ऑरेंज पक्का हो गया। ठीक है, और रेड किसके पास है? बट नॉट रेड। ई को रेड नहीं दिख रही, तो रेड ई के पास भी हो सकती है, एफ के पास हो सकती है। ठीक है, जी कैन सी कैप ऑफ ऑरेंज इफ ई इज वियरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप। ई के पास तो इंडिगो है। ठीक है, ये गिवन है। ई के पास क्या है? इंडिगो है, ये गिवन है। तो एफ के पास क्या होगी? रेड होगी। ठीक है, एफ के पास रेड होगी, ई के पास इंडिगो, जी के पास ऑरेंज, डी के पास वायलेट। ठीक है, अब हमारे पास ए बी सी एन के पास में से क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा? ग्रीन, ब्लू, येलो। किसी के पास भी हो सकती है आपस में, कोई के पास भी कुछ भी। तो ये क्या पूछ रहा है? द कलर ऑफ द कैप दैट इज वॉर्न बाय एफ इज, तो एफ के पास पूछा है, तो एफ के पास कौन सी आ गई? रेड आ गई। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन?
थोड़ा मतलब लेंथी बोल सकते हो उसको, लेकिन आसान क्वेश्चन है। इसके टाइप के 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इनमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो कलर की दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, देयर आर एज मेनी रेड बॉल्स एज देयर आर येलो बॉल्स। तो रेड बॉल्स, येलो, और तीसरी कौन सी है, ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि रेड बॉल कितनी है, जितनी येलो है। अगर रेड n है तो येलो कितनी होगी, n होगी। ठीक है, देयर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो ट्वाइस येलो बॉल होगी जितनी ग्रीन होगी, तो ग्रीन कितनी होगी, n/2 होगी। ठीक है, तो येलो कितनी होगी, 2n होगी, मतलब n/2 का ट्वाइस होगी। ठीक है, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स बतानी है कितनी होगी, ये बताना है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल्स, इन दोनों का सम कितना होगा, 3n/2। तो इतना n के बराबर तो नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, जो ग्रीन बॉल्स n/2 है उसके नंबर्स के डबल करेंगे, अगर हम ट्वाइस करेंगे तो ये n आएगा, ये इतनी होगी, तो आंसर ये यही होगा। ठीक है, अब समझ में आया ना ये स्टेटमेंट क्या करिए, कि जो ग्रीन बॉल्स है हमारी, उनका अगर हम ट्वाइस करेंगे तो वो रेड बॉल्स के बराबर आएगी, ऑब्वियस सी बात आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स अ बॉय इज रैंक 20th व्हेन 2 बॉयज जॉइंड हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, व्हाट इज द न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा था कि अगर 45 स्टूडेंट्स की कोई क्लास है, बॉय की रैंक कितनी थी, 20th थी, तो मतलब ऐसे 19 बच्चे थे, 20वां उसका नंबर था। ठीक है, और ऐसे फिर कितने, 25 पीछे थे उसके। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ना वो, कि अब क्या हुआ कि दो बच्चों ने और ज्वाइन किया और उसकी रैंक एक स्थान नीचे आ गई, मतलब कि एक यहां पे जुड़ गया, तो एक ऑब्वियस सी बात है यहां पे जुड़ेगा। अगर उसकी रैंक एक नीचे आई तो एक ऊपर गया, एक नीचे गया उससे। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसकी रैंक कितनी होगी, व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड, पीछे की तरफ से रैंक कितनी होगी। ठीक है, पीछे कितने बच्चे हैं, 26। ठीक है, उसके पीछे कितने बच्चे हैं, 26, टोटल स्टूडेंट्स कितने, 47। ठीक है, उसके पीछे 26, तो 26 से अगर हम पीछे जाएंगे तो उसका नंबर कितना आएगा, 27th। 26 तो उसके पीछे खड़े हैं, ऐसे काउंट कर दिया हमने, तो उसको कितना बोलेंगे, 27th बोलेंगे, 27th ही होगी ना, तो उसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, 27th रैंक होनी चाहिए पीछे की तरफ से। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक थिफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। एक चोर है, वो कितने की स्पीड से भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, इफ द थिफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, तो चोर जो है 100 पुलिस वाले से, अगर चोर यहां पे खड़ा है, ये क्या है, थिफ है, और यहां पे पुलिस वाला है। ठीक है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का। अब ये भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये पुलिस वाला इसको कितने टाइम में पकड़ देगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थिफ विल बी। अगर मैं एक कंडीशन अब सपोज करूं, अगर मैं कंडीशन मान के चलूं कि इस थिफ को मैंने रेस्ट पे मान लिया कि भाई ये अगर 0 की स्पीड पे है, तो इस पुलिस वाले की स्पीड कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड ज्यादा है इसकी, 2 किलोमीटर पर आवर चोर से, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना, 100 मीटर। तो ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इस पुलिस वाले को 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 100 मीटर को मैं कर दूं किलोमीटर में, इतने किलोमीटर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड कितनी थी, 2 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, इतने घंटे, फिर डबल जीरो खत्म, 1/20 आर। ठीक है, कितने मिनट हो गया, 1/20 आर कितना होता है, इंटू 60 कर देंगे, तो 60/20 3 मिनट, तो वो कितने टाइम में उसको पकड़ेगा, 3 मिनट में पकड़ेगा। समझ में आया ना। ठीक है, इतने, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह है, इसको अपने आप सोल्व करके देखना, अगर नहीं होता है तो फिर इसको कमेंट करना, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको क्वेश्चंस के यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी पूछनी हो तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे
आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको यूपीएससी और एचसीएस और यूपीपीसीएस से रिलेटेड इनफ कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही प्रॉपर मोड में और प्रॉपर तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।